नमस्ते बच्चों। मैं किरण यादव आप सबको सामाजिक विज्ञान पुस्तक का अध्ययन करा रही हूँ। कक्षा 10 के इतिहास भारत और समकालीन विश्व का। हमने इस बुक में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की। हमने कल यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में अध्ययन किया था कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ है। तो इसमें हमने 4 पॉइंट पढ़े थे। सबसे पहले देखा था हमने यूरोप की समाज की संरचना। क्या देखा था हमने? यूरोप के समाज की संरचना। तो इसमें 2 प्रकार के समाज पढ़े 19वीं शताब्दी से पहले, कुलीन वर्ग और कृषक वर्ग। इन दोनों के मध्य एक नया वर्ग और बड़ा नया मध्यम वर्ग, जो पढ़ा लिखा और शिक्षित वर्ग था। इसके बाद पढ़ा अपन ने उदारवादी राष्ट्रवाद। जो ये उदारवादी राष्ट्रवाद क्या चाहते थे? व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी। और ये ऐसी सरकार पर जोर देते थे जो सहमति से बने हो। और फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के जो विशेष अधिकार थे उनकी समाप्ति और संविधान और संसदीय प्रतिनिधि की सरकार का पक्षधर थे। सरकार क्या होती है? सरकार कानून का निर्माण करती है, कानून को लागू करती है और जो कानून का निर्माण किया और लागू किया उस पर न्याय करने का काम भी करती है। अगर कोई नागरिक उस कानून को मानता नहीं है तो उसको नहीं मानने के उसको दंड भी देती है। फिर हमने पढ़ा 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद है कि जो पहले से चली आ रही परंपराओं को चलती रहने दो। मतलब ऐसी राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाएं और रिवाजों पर जोर देता है। तेज बदलाव नहीं चाहते थे, बदलाव तो चाहते थे लेकिन क्रमिक और धीरे धीरे। फिर अध्ययन किया क्रांतिकारियों से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। इसमें एक इटली का क्रांतिकारी था जूसेप मैत्सिनी। उसने दो गुप्त संगठन बनाए थे। एक का नाम था मार्सेई जो इटली में बनाया था और दूसरे का नाम था यंग यूरोप जो कहाँ बनाया गया था? बर्न में। अब अध्ययन करेंगे क्रांतियों का युग था 1830 से 1848 के मध्य का। इसमें हम यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम था इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और यूनान का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था 1821 में। जो यूनान में स्वतंत्रता दिलाई थी ना, इसमें यूनानी लड़ाकों के अनेक समूहों ने इसमें मदद की थी। वो यूनानी लड़ाकू है जिसे यूनान खुद ने भी, वहाँ के कलाकार, वहाँ के कवि, पश्चिमी यूरोप ने। इससे पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार बहुत ही मजबूत हो गया। और युद्ध के बाद 1832 में एक संधि हुई थी, कुस्तुनतूनिया की संधि, जिससे यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था इसी संधि की वजह से। क्रांति के युद्ध, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम देखा। फिर अब आया रोमानीवाद। क्या है? रोमानीवाद और राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रवाद का विकास। इसने कहा कि राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्र के विचार के निर्माण में जो वहाँ की संस्कृति है ना, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहाँ की कला, काव्य, साहित्य, कहानियाँ, संगीत, इन सब की मदद से राष्ट्रवाद का क्या होता है? विस्तार। केवल युद्ध
और क्षेत्रीय विस्तार से राष्ट्रवाद का विस्तार नहीं होता। देखो, इसमें राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियों, किस्मों और संगीत ने राष्ट्रीय भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग किया। रूमानीवाद को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास यह था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति, एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। उन्होंने उन लोगों की भावनाओं, उनकी अंतर्दृष्टि, रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया और एक ऐसी साझा सांस्कृतिक विरासत की अनुभूति की, एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाने का प्रयास किया। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड जैसे यूनानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उनके आम लोगों में निहित है। एक जर्मन का दार्शनिक था, कौन? गॉटफ्रीड। उन्होंने कहा कि जो जर्मन की सच्ची संस्कृति है ना, वो कहाँ है? उनके आम लोगों में। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्यों, लोक नृत्यों से प्रकट होती है। कि जो लोगों के आम लोग होते हैं, उनके लोकगीत, वो लोगों के काव्य, उन लोगों के नृत्य, उनमें सच्ची राष्ट्र भावना या सच्ची संस्कृति विद्यमान रहती है। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे जो 1830 से 1848 के मध्य जो यूरोप की आर्थिक स्थिति थी ना, वो कमज़ोर होने लगी। मतलब कहने का कि 1830 से 1848 के मध्य बच्चों जो यूरोप की आर्थिक स्थिति थी ना, वो कमज़ोर हो गई। इस कारण 1830 को जो कठिनाइयों का महान काल का, कहाँ के? जो यूरोप देश है ना, उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण 1830 को किसकी संज्ञा थी? कठिनाइयों का महासाल। और क्यों? क्योंकि भूख, कठिनाई और जन विद्रोह, ये सब क्यों हुए? वो इस कारण हुए क्योंकि इस समय 1830 से 1848 के मध्य बच्चों यहाँ यूरोप में ज़बरदस्त जनसंख्या वृद्धि हो गई। लोग गांव से शहर की ओर रुख कर दिया। किस कारण? रोजगार की तलाश में। बेरोजगारी में वृद्धि हुई। 1830 के समय क्या क्या हुआ? जनसंख्या में वृद्धि, लोग गांवों से शहर जाने लगे, बेरोजगारी में वृद्धि हो गई, गरीबी में वृद्धि हो गई। इसी साल क्या हो गई? फसल भी बर्बाद हो गई और जो ज़रूरी खाने की सामग्री थी ना, उनकी कीमतों में भी क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। और क्या हुआ? छोटे छोटे फैक्ट्रियाँ थी ना, वो भी बंद होने लगे। और जो खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी के कारण, मतलब ये कारण देखने अपनी जनसंख्या में वृद्धि, बेरोजगारी हो गई, गरीबी में वृद्धि हो गई, लोग गांव से शहर की ओर रुख कर लिया, जो ज़रूरी खाने की सामग्री थी उसकी कीमतों में बढ़ोतरी हो गई। इन सब के कारण जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया? सरकार के विरुद्ध या खिलाफ विद्रोह कर दिया और लोगों ने विद्रोह करके सड़क पे उतर आए। सभी लोग सड़क पे आ गए और जगह जगह अवरोध लगाया। और जो ये विद्रोह किया था, ये किसने किया था? कर्षकों ने। तो इसने क्या कहा? कर्षक विद्रोह, जिससे यूरोपीय सरकार को गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया। पहले कौन सा था? राजतंत्र। राजतंत्र क्या है? राजा का शासन। और फिर इन सब विद्रोह की वजह से यूरोपियन सरकार को कैसा घोषित कर दिया? गणतंत्र सरकार।
हमने देखा, देखो 1830 में यूरोप में भारी कठिनाई देखी गई। क्यों? जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हो गई। लोग नौकरी या रोजगार ढूंढने के लिए कहाँ गए? ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। जो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ थी ना, वो बंद हो गई। इंग्लैंड में औद्योगिकरण स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल बर्बाद होने के शहर और गांवों में व्यापक गरीबी फैल जा। फिर इस जनसंख्या की वृद्धि के कारण जरूरी मतलब खाने पीने की सामग्री में जनसंख्या में वृद्धि के कारण, व्यापक बेरोजगारी के कारण, इन सब अवरोधों के कारण जो यहाँ की राष्ट्रीय सभा थी, राष्ट्रीय सभा, उस सभा ने इसको क्या घोषित कर दिया? एक गणतंत्र घोषित कर दिया। और गणतंत्र घोषित करते हुए नई सरकार ने कुछ बदलाव किए। वो बदलाव थे कि जो 21 साल मतलब जो व्यक्ति 21 साल का है, 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया कि जो 21 वर्ष या इससे ऊपर का जो भी वयस्क पुरुष होगा उसको मत देने का अधिकार दिया। और सभी लोगों को मतलब सभी नागरिकों को काम का अधिकार की गारंटी दिया। और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए। फिर धीरे धीरे इससे क्या हुआ? गरीबी और बेरोजगारी में कमी होने लगी। 1848 उदारवादियों की क्रांति। 1848 में क्या हो रहा था? यूरोप में भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, इन सभी की वजह से जो कृषक था ना, उन्होंने क्या किया था? विद्रोह। तब उसके समांतर पढ़े लिखे मध्यम वर्ग एक क्रांति भी हो रही थी। हमने पढ़ा था कि यूरोपियन 19वीं शताब्दी के बाद यूरोप में एक नया समाज आया था जो नया मध्य वर्ग कहलाया। और नया मध्य वर्ग कौन था? जो यूरोप के पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग था ना, यो नया मध्यम वर्ग में आता था। तो जब यूरोप में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी हो रही थी ना, उसी समय एक जो पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग था, उन्होंने क्रांति भी हो रही थी। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और एक गणतंत्र की घोषणा की जो सभी पुरुष के सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहाँ अभी भी राज्य अस्तित्व में नहीं आए, जैसे जर्मन, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरिया साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य का निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। एक राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी संसदीय सिद्धांतों पर आधारित थे। फिर हम देखेंगे जर्मनी और इटली का एकीकरण। जो यूरोपियन सरकार थी ना, 1848 में जर्मनी के निर्माण की या जर्मनी के एकीकरण के बहुत कोशिश की थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि जो राष्ट्र निर्माण की यह प्रक्रिया थी, जो राजशाही और फौज ताकत ने मिलकर उसको दबा दी। किसको? जर्मनी के एकीकरण के। फिर जो प्रसा था ना, उसने ये भार अपने ऊपर लिया कि मैं जर्मनी का एकीकरण करके ही रहूँगा। उस समय जो प्रसा का मुख्यमंत्री था ना, वो ओटोमन बिस्मार्क था। कौन? ओटोमन बिस्मार्क। प्रसा ने एक राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। इस प्रसा ने 7 वर्ष के दौरान 3 युद्ध लड़े। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, इन तीनों के साथ युद्ध करके उसने क्या की? विजय या जीत हासिल की।
जनवरी 1871 में वर्साई में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया। जब जर्मनी का एकीकरण हो गया और एकीकरण होने के बाद वहाँ का शासक बनाया किसको? राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। कब? जनवरी 1871 में। जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान प्रसा ने किया था। अब पढ़ते हम इटली का एकीकरण। किसका? इटली का एकीकरण। इटली अनेक वंशानुगत मतलब एक राजा बना, फिर राजा का पुत्र ही राजा बना, फिर उसका पुत्र राजा बना। ऐसा जो शासन होता है उसे वंशानुगत शासन कहा जाता है या वंशानुगत राज्य। बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। इटली था ना, जब इसका एकीकरण नहीं हुआ था उससे पहले अनेक वंशानुगत राज्य और बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। इटली की एकीकरण प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए हमें 3 लोगों पर विचार करना होगा, क्योंकि जो इटली का एकीकरण किया था उन 3 लोगों ने मिलकर किया था। जूसेप मैत्सिनी, काबूल और जूसेप गैरिबाल्डी। इन तीनों ने मिलकर इटली के एकीकरण में क्या किया था? योगदान। देखो ये रहना कि इटली वंशानुगत राज्यों और बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। जो इटली के एकीकरण में 3 लोगों ने योगदान दिया उसमें पहला था जूसेप मैत्सिनी। कौन? जूसेप मैत्सिनी था। ये कौन था? रिपब्लिक पार्टी है ना, इसका प्रमुख था। यंग इटली के संस्थापक था। इनका लक्ष्य शिक्षा के साथ इटली का एकीकरण। 1831 से 1848 क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिया और पीडमोंट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गई। अब हम पढ़ते हैं विक्टर इमैनुएल द्वितीय के बारे में, जिसको क्या कहा जाता है? काबू। ये कौन? देख, ये न तो क्रांतिकारी थे और यह न कोई क्रांतिकारी थे और न ही जनतंत्र में विश्वास रखते थे। फिर भी इस इटली की एकीकरण प्रक्रिया थी ना, उसमें उसने बहुत सहयोग किया और साथ में नेतृत्व प्रदान भी किया। अपनी चतुर कूटनीति से फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच जो युद्ध हुआ उसमें क्या किया? उसने जीत गए। फ्रांस और ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध हुआ था ना, उसमें जीत किसने की? काबू ने। तीसरा व्यक्ति था जूसेप गैरिबाल्डी, जिसने इटली के एकीकरण में योगदान दिया था। इसको हीरो ऑफ रेड शर्ट के नाम से भी जानते हैं। किसको? जूसेप गैरिबाल्डी को 1807 में वे दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर गए। स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। स्पेनिश शासक के युद्ध में बड़ा योगदान दिया। इन तीनों की वजह से, किस किस की वजह से? जूसेफ मैत्सिनी, काबूल और जूसेफ गैरिबाल्डी की वजह से इटली एकीकृत हो गया। इटली का एकीकरण हो गया। विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया। अब इटली का एकीकृत हो गया। एकीकृत होने के बाद इटली का राजा किसे घोषित कर दिया? इमैनुएल द्वितीय को। कब? 1861 में। क्योंकि यह बहुत ही दयालु और सार्डिया के राजा रह चुके थे। हमने जर्मनी और इटली का निर्माण देखा। इससे पहले हमने
1830 से 1848 के मध्य का यूरोप पढ़ा। इससे पहले हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण पढ़ा। उससे पहले जो राष्ट्र का विचार है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, उसके बारे में अध्ययन किया। हम